अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना काबीना के इजलास में मरदमशुमारी की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में 2 घंटों तक जारी रही मीटिंग। तेलंगाना असम्बली और काउंसिल का हुआ आज खुसूसी इजलास। रियासती असम्बली में तबकाती सर्वे की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पेश कर दी। कहा, हुकूमत पसमानदा तबकात के तय है संजीदा। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। दीगर पसमानदा तबकात को आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन ज़रूरी। BRS MLC कविता की सियासत से बातचीत। तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले MLAs के मामले में पेशरफ्त। BRS से मुंतखब होकर कांग्रेस में शामिल हुए 10 अरकान असम्बली को आज तेलंगाना असम्बली के सेक्रेटरी की जानिब से जारी की गई नोटिस। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की जानिब से चीन की फौज पर बयान को लेकर लोकसभा में हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के बीच हुई बयानबाजी। और हम गाजा की तामीर नौ के लिए खुलेपन का मुजाहरा करने तैयार। दूसरे मरहले के मुज़ाकिरात में फंसे हुए अफराद की वापसी पर दिया जाएगा जोर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के रहनुमा उसामा हमदान का बड़ा बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना काबीना का आज असम्बली में इजलास हुआ, जिसमें मरदमशुमारी की रिपोर्ट को मंजूर किया गया। काबीना इजलास में रियासती वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने भी शिरकत की। इस मौके पर ज़ात पात के कामयाब सर्वे की तकमील पर मसरत का इजहार किया गया। लगभग 2 घंटों तक तेलंगाना की रियासती काबीना का इजलास जारी रहा। तेलंगाना असम्बली और काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तबकाती सर्वे की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर मुल्क भर में कास्ट सर्वे करवाने की मांग कांग्रेस की जानिब से की जाती रही और आज तेलंगाना ने राहुल गांधी के इस ख्वाब को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आबादी का 56% पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे से समाज के तमाम तबकात की सूरत हाल का पता चला। डाटा प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए ऐवान में रिपोर्ट पेश की गई है। हुकूमत का कोई खुफिया एजेंडा नहीं है। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये बयान। जो सरकार ने जितना कोशिश की है, मेहनत की है, सब कुछ कंपेल कर दे के इन द नेम इन द शेप ऑफ स्टेटमेंट वी हैव गिवन ऑल द डिटेल। दो इफ यू आर नॉट satisfied with this statement, if you need more information, there are 4 volumes. 3 volumes are for process. 4th volume is each individual data. I cannot disclose 4th volume or I cannot table that details. Why? Because the 4th volume is each individual data. It is contractual agreement between government and individual. So Data Privacy Act is there. I cannot disclose without their permission. If they give permission, I can table that report. Other than that data 4th volume where the individual's information is there, other than 3 volumes, I am ready to table that 3 volumes of the data. I don't have any issues. इसमें हेरा फेरी कुछ नहीं है। हम लोगों का कुछ हिडन एजेंडा भी नहीं है। हम लोग ट्रांसपेरेंट से ये जो काम कर रहा है, ये आज भी आप लोग पूछे नहीं, हम लोग खुद ये पूरा कार्रवाई किए, हम लोग कैबिनेट में पास किए और उसके बाद असेंबली में टेबल किए। ये हमारा आफ्टर ऑल इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी। हम लोग किसी को छुपाने के लिए आधा इंफॉर्मेशन देके बाकी का आधा छुपाने का नहीं है। ओनली वी आर वरीड अबाउट प्राइवेसी एक्ट, दैट्स ऑल। अदर देन हम लोगों को कुछ नहीं है। आज भी ना अपोजिशन पूछे नहीं, ना किसी ने पूछा भी नहीं। मैं खुद जिम्मेदारी से ये पूरा हाउस में मैं चर्चा को ले लिए, पूरा डिटेल्स दे दिए और आज ये स्टेटमेंट भी पूरे जिस्ट पूरा इंफॉर्मेशन इसमें 1 by 1 chronological, what is the process, what is the outcome, I have given everything. So again I wanted to tell my learned friend, सरकार कोई छुपाने का, सरकार को कोई भागने का इरादा नहीं है। आप लोग जो बोले हम लोग लीगली वेटिंग कर लेंगे। जो डेटा मैं टेबल कर सकता हूं सब कुछ टेबल करूंगा। इंडिविजुअल का जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आई वाज एन पार्लियामेंट मेंबर व्हेन द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, डेटा प्राइवेसी एक्ट। अगर किसी इंडिविजुअल का कहीं पब्लिक डोमेन में कहीं पर हम लगाए, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लायक है। इसीलिए हम लोग टेबल नहीं किए।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमार्क ने तेलंगाना काउंसिल में कास्ट सर्वे के हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने तमाम तर तफसीलात इकट्ठा की और बीआरएस ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया और ना ही आदाद शुमार को मंजर आम पर लाया गया, जबकि कांग्रेस पूरी शफाफियत के साथ काम कर रही है। రిలేటివిటీ థియరీ వస్తుంది, అక్కడ కంపారిజన్ వస్తుంది. నాకు తెలిసి మీరు చెప్పిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే సంబంధించి ఇంతవరకు అఫీషియల్గా మీరు అనౌన్స్ చేయలేదు, ఎక్కడా లేదా లెక్క. అది మీరు ఏం చేసుకున్నారో ఏం చేశారో కూడా తెలియదు. ఇప్పటివరకు మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ సర్వే ప్రకారం జరిగినటువంటి జనాభా లెక్కల అంశం ఏది ఉందంటే 2011 సంబంధించిన సెన్సస్ సంబంధించిన तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तमाम पसमानदा तबकात के आदाद शुमार सामने आ गए हैं और अब इसी मुनासिबत से तहफ़्फ़ुज़ात समेत दीगर तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। जो बीसी का हुआ, मुसलमानों का हुआ, ये क्या बेनिफिट होगा जो आवाम के लिए, कुछ बता सकते हैं? सियासत 100% ओबीसी के लिए बड़ा बेनिफिट है। इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहला इनिशिएटिव है जो आज तक कोई नहीं कर सका। कांग्रेस सरकार रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में जो करके बताई है, राहुल गांधी जी की एक स्वप्न है, तो ओबीसी को जितना भागीदारी मिलना है उतना नहीं मिलते आ रही है। अब मिलने के लिए कोशिश करें। आज एस्टेब्लिश हो गया तेलंगाना स्टेट में 56% बीसी सम है, ये एस्टेब्लिश हो गया ऑफिशियली। हम हमारे मांग के लिए लड़ेंगे। मुसलमानों के लिए भी 100% मुसलमान भी का फिगर भी एस्टेब्लिश हुआ, एससी एसटी लोगों का भी फिगर भी एस्टेब्लिश हुआ, ऑफिशियल एस्टेब्लिश हुआ ना। जो आज बात कर रहे बीआरएस वाले, बीजेपी वाले, 10 साल क्या करे ओबीसी के लिए? सर्वे जो करा है क्यों टेबल नहीं करे, क्यों ऑफिशियल नहीं करे? आज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीआरएस एमएलसी कविता से हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बेग ने खास बातचीत की। कविता ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए, दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी रिजर्वेशन में इजाफा ज़रूरी है। कविता ने कहा कि आबादी के तनासुब को पेश नज़र रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का हुकूमत काम करे। देखिए, जब बीआरएस गवर्नमेंट की जब हमने सर्वे किया, हमने साफ साफ ये कह दिया कि जो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके लिए मुसलमानों की जो बैकवर्डनेस है, जो पसमानदगी है, उसका हमें इस्टेब्लिश करना है। और जो बीसी मुस्लिम्स है उनके बारे में, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने सर्वे किया और सारा सब कुछ करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन सेंड भी किया था 10 साल पहले। लेकिन 10 साल से आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पे बैठी है। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आई है, सरकार, ये कांग्रेस सरकार अब ये कह रहे हैं कि हम वापस रिजर्वेशन ओबीसी को दें। जब ओबीसी का आप गिनती कर रहे हो और बीसी मुसलमानों का भी आपने गिनती किया है, आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं आ रही है कि जो बीसी रिजर्वेशन आप देने वाले हो उसमें मुसलमान भी इंक्लूडेड होंगे? ये बात क्यों सरकार आज साफ साफ नहीं बताती है? क्योंकि बीसी हिंदूज का पॉपुलेशन आप 46% बता रहे हो, बीसी मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ऑफ 10.08% बता रहे हो। तो हम आज ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप दोनों मिला के 56.3% आप रिजर्वेशन दे दो। इसमें क्यों आप पीछे जा रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हो, आपने गिनती कर लिया, आपने पसमानदगी एस्टेब्लिश कर लिया। आप जानते हो, उंगलियों पे गिन सकते हैं जितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स है पब्लिक लाइफ में। तो इसमें अभी नई क्या बात है? तो ये सारे डेटा के साथ आप रिजर्वेशन इमीडिएटली दे सकते हो, कोर्ट को भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इसमें किसी का जरूरत नहीं है। जो सारे 3 इश्यूज होते हैं रिजर्वेशन देने के लिए, उसने ये गवर्नमेंट ऑलरेडी फुलफिल कर दिया। बस पॉलिटिकल विल की बात है, उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है, हम इसको डिमांड करते हैं। जो सर्वे किए थे 5 जगहों पे, जो मुस्लिम जैसा कि ओल्ड सिटी है, वहाँ पर लोग के मुसलमान भी थोड़े आके उन पे 100 क्वेश्चन पूछे, उस वजह से भी वो लोग बराबर नहीं बोल सके। इससे क्या बेनिफिट है? देखिए, मुसलमान हिंदू नहीं, पूरे तेलंगाना के लोग कंफ्यूज थे। जो सर्वे की क्वेश्चनियर थी काफी लंबी थी, ज्यादा क्लैरिटी नहीं था। जो लोग सर्वे में घर में सर्वे करने आए वो इतना नॉलेजेबल नहीं थे, क्योंकि कोई आगे से आदमी सवाल कर रहे हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को कई जगह पे हमने देखा टेम्पररी बेसिस पे हायर करके उनको सर्वे के लिए भेजा गया था। और बहुत जगहों पे अपार्टमेंट्स में, हैदराबाद के शहर में अपार्टमेंट के नीचे जाके बस वहां खड़े होके वो पूछ के गए कि ये अपार्टमेंट में कौन रहता है, इनका क्या कास्ट है, उनका क्या कास्ट है, बस नीचे लिख के चले गए। आज अगर मेरा नाम दे दिए नीचे किसी ने, किसी अलग कम्युनिटी का नाम भी बताया, तो वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, ना आधार कार्ड का लिंक है, ना किसी का लिंक है, कुछ भी है। तो मैं आज सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने साइंटिफिक तरीके से, जैसा आप असेंबली में झूठ बोलने का कोशिश कर रहे हो, किया है, तो वोटर लिस्ट से तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत वादों को पूरा कर रही है और काम करते हुए दिखाया जा रहा है। उन्होंने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर की हुकूमत को झूठी हुकूमत करार दिया। ఎగ్జాక్ట్ 1 ఇయర్లో 4th ఫిబ్రవరి 2025లో రేపు అసెంబ్లీలో
క్యాబినెట్లో అసెంబ్లీలో పెట్టి దీన్ని అమలు చేయబోతున్నాం. ఇది దమ్మున్న సర్కార్, మాట ఇస్తే మాట మీద నిలబడే సర్కార్. అదే కేసీఆర్ 2014లో ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే అన్నాడు, సర్వే చేసినాడు. మయం దుబాయ్ నుంచి మస్కట్ నుంచి ఊరుకుంటా ట్రైన్ల మీద డబ్బల మీద ఏం అంటే అలా ఉరికి వచ్చారు. ఇంటికి ఏదో అయిపోతుంది, మా జనాభా లేకుండా ఏమవుతుందో అనుకున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఇప్పుడు వరకు ఆ కులగణన సర్వే బయటికి పెట్టలే కేసీఆర్. 10 సంవత్సరాలు పెట్టలే. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అరే झूठा కేసీఆర్ నువ్వైతే చేయలేవు, ఇక మేము చూడు దమ్మున్న సర్కార్, మేము మాట ఇచ్చినాం. మా లీడర్ రాహుల్ గాంధీ సూచన ఆయన ప్రకారంగా, అడ్వైస్ ప్రకారంగా మేము ఇవాళ కులంగన్న అది ఇచ్చి, మీకు తెలుసు ఈ సర్వేలో క్యాస్ట్ వైజ్గా వచ్చింది. రేపు బ్రేకప్ तेलंगाना असेंबली इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज बेग। आइए देखते हैं उनके तासुरात। 4 फरवरी को तेलंगाना असेंबली सेशन का इनेकाद अमल में लाया गया है और 11 बजे काबीना का एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तब्दीला ख्याल किया गया और इसी तरह हुकूमत की जानिब से फलाई स्कीमात के सिलसिले में भी काबीना में एक खुसूसी इजलास तलब किया गया। उसके बाद यहाँ पे असेंबली सेशन का आगाज हुआ, जो सेंसस के मुताबिक जो बीसी जिमरे के लिए 54% और अक़लियती 12%, उनके आबादी के तनासुब से उनको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर दबाव डाला और कहा कि जो भी सेंसेक्स, जो पहली बार तेलंगाना में सेंसेस हुआ है जिसमें बीसी जिमरे में 54% है और अक़लियती तबक़ात में 12% है, उनके जो भी तबक़ात के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस सिलसिले में उनको आबादी के तनासुब से उनको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का यहाँ पर अपोजिशन ने गौर किया। कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ शाहनवाज, सियासत टीवी, हैदराबाद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में बम रखे जाने की इत्तला दी गई। खुसूसी टीमों ने फौरी तौर पर तलाशी ली, ताहम ये इत्तला बाद में झूठी साबित हुई। पुलिस कॉल करने वाले का पता चलाने के सिलसिले में तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले एमएलएस के मामले में अहम पेशरफ्त हुई। बीआरएस से मुंतखब अगर कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 एमएलएस को आज तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी की गई। उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने पार्टी क्यों बदली, क्या वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब देने की हिदायत दी गई। बीआरएस ने इन एमएलएस की राहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पार्टी बदलने वाले एमएलएस में दाम नागेंद्र, टी वेंकटराव, कड़म श्रीहरि के खिलाफ सबसे पहले बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने दरख्वास्त दी थी। बाद में बीआरएस के कायदीन पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, बांडा कृष्णा मोहन रेड्डी, काले यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, अरिके पुडी गांधी, गौडम महिपाल रेड्डी और एम संजय कुमार के खिलाफ भी नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई। केटीआर ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इन दरख्वास्तों पर फैसला में ताख़ीर कर रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत की और असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो पार्टी बदलने वाले एमएलएस को नोटिस जारी करें और वजाहत तलब की जाए। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी एक हादसे में बाल बाल बच गए। वो इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर के साथ मिलकर शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए पैदल दौरे में थी। जब वो पंजागुट्टा के नागार्जुना सर्कल करीब पहुंची तो वहां सड़क के किनारे नस्ब एक स्ट्रीट लाइट के पोल से अचानक टकरा गई। इस नतीजे में वह तवाज़ुन खो बैठी और ज़मीन पर गिर गई। वाक़े के फौरी बाद उनके हमरा मौजूद डिप्टी मेयर श्रीलता और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार और सिक्योरिटी अमला उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें सहारा देकर ज़मीन से उठाया गया। उन्हें मामूली ज़ख्म आने की इत्तला है। कांग्रेस के नौजवान लीडर फिरोज खान ने आलमी यौम कैंसर के हवाले से मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और उनके रिश्तेदारों से बातचीत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अस्पताल की असली सहूलतों का तस्करा किया और स्टाफ की कारकर्दगी की भरपूर अंदाज में सताइश की। मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल तेलंगाना का फेमस हॉस्पिटल है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मगर कॉर्पोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स हैं और यहाँ का जो स्टाफ है सिंसियर, डिसिप्लिन, सुप्रिटेंडेंट साहब से ले लेके
जो आखिरी काम करता, एकदम दिलचस्पी से काम करता। ये हॉस्पिटल में काउंसलिंग, ऑपरेशन से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता, ऑपरेशन के बाद उसकी हीलिंग कैसा होना उस पर भी तवज्जो दिया जाता। और ये हॉस्पिटल का जैसा नाम आता, एक होप, एक उम्मीद क्रिएट करता लोगों में कि हम ये हॉस्पिटल आएंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद होके जाएंगे। तो यहाँ के जितने भी स्टाफ है मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि जो लगन से काम करते हैं। एक बात तो आपको कभी भी माननी चाहिए। शरीयतबाद की भवानी नगर पुलिस ने खातून और 3 लड़कियों को बचा लिया जो मुमैना तौर पर खुदकशी की गर्ज से पहुंची थी। पहले लापता होने की शिकायत सामने आई जिस पर पुलिस स्टेशन में बाकायदा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया। गुमशुदा लोगों को तलाश करने खुसूसी टीम तश्कील दी गई जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर केशव कुमार ने की और हिकमत अमली से की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में मालूम हुआ कि खातून और उसकी बेटियाँ बस के ज़रिए खुदकुशी के लिए पहुँच रही थी। भवानी नगर पुलिस ने डंडी आमंगल और कंदुकुर पुलिस के हुक्काम को फौरी इत्तला दी और खातून के रिश्तेदारों के साथ भी रब्ता बरकरार रखा। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और गुमशुदा खातून को 1 घंटे के अंदर आमंगल बस स्टैंड पर और उनके बच्चों के साथ उसका पता चला है। पुलिस ने इनको महफूज वापसी को यकीनी बनाया और उन्हें भवानी नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर लिया गया जहाँ खातून की काउंसलिंग की गई और फिर उन्हें अरकान ख़ानदान के हवाले किया गया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने फ़लस्तीन, चाइना और वक्फ बिल समेत दीगर कई उमूर पर लोकसभा में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल की तायद हरगिज़ न की जाए, इसराइल जुल्म की इंतहा कर रहा है, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। दूसरी जानिब वक्फ बिल की मौजूदा शक्ल को असद ओवैसी ने नाकाबिल कबूल करार दिया और हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर ये मौजूदा शक्ल में लाया जाएगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। India is a signatory to, India is a part to Genocide Convention. And the Genocide Convention says that anyone who's party to the Genocide Convention must contribute to ensure it prohibits from contributing to genocide and also requires to take steps to prevent it. Sir, not a single hospital is there in Gaza. This country, this great nation of mine had constructed 2 floors of a library in a university. Those universities and that library has been finished. You have 1.2 million people being made homeless. Deliberate starvation has happened. And people have no drinking water. And what do we see now? We have heard the Prime Minister saying, I'll stop the war in Ukraine. Where is my Prime Minister? Where is this government? Why are they keeping quiet on this genocide which is being perpetrated on the Palestinians? What has been the traditional stance of our country from Mahatma Gandhi up to all the Prime Ministers? Why can't we oppose the genocide? We are party to the Genocide Convention. I am warning this government that when the genocide history of Gaza will be written, this Prime Minister will also be in the list of accomplices. I demand from the government that let our country take the responsibility of constructing the health sector in Gaza. Invite more Palestinians to India on scholarship. Let them rebuild that Gaza. We cannot be part. How can we allow arms to be exported to Israel? An Indian ship was stopped in Spain. We are signatory to this genocide convention. How will history remember us? With what face can we face the world? Sir, second point. India's moral voice is dead in Palestine, sir. It is completely dead in Palestine, sir. Sir, come to China. The army chief in the interview to an English newspaper said rules out any troop cut along LAC. He says no troop normalization can happen. Why are we back to business as usual? Mansarovar Yatra will start, direct flights will start, visas will be issued, Chinese investment will be welcomed with open arms.
Can we patrol those 25 patrolling points which we lost? Can we go and patrol in the buffer zones of Galwan, Pongsong Su, Gogra, Hot Spring and Kailash Range? No. With what we have lost 2,000 square kilometers of land, and it is back to business with China. I strongly condemn this step which this government is taking in the fear of China. Come to USSR. Pew Research study has said that 7. दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग कल 5 फरवरी को होगी, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन अमले को ज़रूरी सामान भी फराहम कर दिया गया है। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रह सके। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की जानिब से चाइना की फ़ौज के हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इनकार और फ़ौज की जानिब से तस्दीक़ के हवाले पर हंगामा देखा गया। किरण रिजिजू और दीगर अपोजिशन अरकान ने भी एहतजाज किया और मुल्क के हसास मामलात पर सोच समझ कर बयान देने की हुक्मरान अरकान ने अपील करते हुए एहतजाज किया। राहुल ने इस मामले पर हतमी अंदाज में कहा कि जो हक़ाइक़ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, हुकूमत दुरुस्त बयानात को तस्लीम करे। Some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए। वी वुड इंश्योर that our banking system is not captured by 2 or 3 companies that basically do not allow you to build a production system. But our banking system is open, is dynamic, and is accessible to small and medium businesses and to millions. गुजरात हुकूमत ने रियासत में एक साथ सिविल कोड नाफिज करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी, जो इस अहम कानून साजी के अमल में रहनुमाई फराहम करेंगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने आज इस फैसले का ऐलान किया।
और प्राइम टाइम के आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के लीडर उसामा हमदान ने कहा कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में फंसे हुए अफराद की वापसी के इंतज़ामात पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। हमदान ने कहा कि हम गज़ा पट्टी पर जारहियत के मुस्तक़िल ख़ात्मे और तामीर नौ में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इसराइल मसाइल खड़े कर रहा है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि रफ़ा लैंड क्रॉसिंग पहले मरहले में इंसानी मामलात को सफ़र करने की इजाज़त देने के लिए काम कर रही है और दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में फंसे हुए अफराद की वापसी के इंतज़ामात पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। हमास कायद ने मरकज़ बराए सियासियात के ज़ेर-ए-तमाम एक इजलास के दौरान खिताब किया और कहा कि गज़ा की सूरत हाल का बेहतरीन फार्मूला कौमी इत्तेहाद की हुकूमत की तश्कील है। उन्होंने कहा कि अगर इसे तश्कील देना मुमकिन न हो तो हम तमाम फॉर्मेट्स के लिए खुलेपन का मुजाहरा करने भी तैयार हैं ताकि गज़ा के लिए कौमी इंतज़ामिया की तश्कील की राहें हमवार हो जाएँ। हमास रहनुमा ने कहा कि हमने सालिसों के साथ गज़ा के रिहायशियों के लिए इमदाद और पनागाहों के मामले में इसराइल की ताख़ीर के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान दिया। हमारे पास एक कमेटी है जो निगरानी करती है, ताहम काबिज़ इसराइल जानबूझकर मसाइल पैदा कर रहा है। उन्होंने भी कहा कि सालिसों ने हमें कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में बताया जो काबिज़ इसराइल को इस बात पर मजबूर करेंगे कि जिस पर इत्तेफाक किया गया था वो तफसीलात वाज़ेह हो जाएं। अगर ऐसा न हुआ तो हमास अपनी जानिब से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम गज़ा पट्टी पर जारहियत के मुस्तक़िल ख़ात्मे और तामीर नौ में दिलचस्पी रखते हैं। हमदान ने निशानदेही की कि जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे का दूसरा मरहला मुज़ाकरात में अहम होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद उम्र कैद, तवील सज़ा, हिज़्बुल्लाह के कैदियों और गज़ा के कैदियों समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में कैदियों की रिहाई पर बातचीत के हवाले से बहुत अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना काबीना के इजलास में मरदमशुमारी की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में 2 घंटों तक जारी रही मीटिंग। तेलंगाना असम्बली और काउंसिल का हुआ आज खुसूसी इजलास। रियासती असम्बली में तबकाती सर्वे की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पेश कर दी। कहा हुकूमत पसमानदा तबकात के तय है संजीदा। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। दीगर पसमानदा तबकात को आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन ज़रूरी। BRS MLC कविता की सियासत से बातचीत। तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले MLAs के मामले में पेशरफ्त। BRS से मुंतखब होकर कांग्रेस में शामिल हुए 10 अरकान असम्बली को आज तेलंगाना असम्बली के सेक्रेटरी की जानिब से जारी की गई नोटिस। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की जानिब से चीन की फौज पर बयान को लेकर लोकसभा में हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के बीच हुई बयानबाजी। और हम गाज़ा की तामीर नौ के लिए खुलेपन का मुजाहरा करने तैयार। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में फंसे हुए अफराद की वापसी पर दिया जाएगा जोर। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा उसामा हमदान का बड़ा बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।